अब चलते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस की दूसरी कड़ी में। सुशील केडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दिन है मंगलवार का और आई थिंक ऑलमोस्ट सोमवार को हम एक 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 कल क्रैक देख के आए। ऑलमोस्ट 21,800 की ट्रेजेक्टरी को छू के आए। निफ्टी बैंक पे हम 47,000 की ट्रेजेक्टरी को। पहले बात करते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स पे व्यू क्या है आपका, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? देखिए देखिए आपने करीब करीब उस दुखती रग को छू दिया है। जो कल इंडेक्स ने क्रैक सा बना दिया था ना, तो उस पर वो जो गाना है, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती यार की, मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। तो वो कल जब सबको लग रहा था ना कि 25 पैसा भी नहीं बचा है शेयर और खरीदने के लिए, मतलब हिम्मत टूट गई बिल्कुल, वहां मार्केट ने कल बॉटम कर दिया। चार्ट्स पे पैटर्न स्पष्ट हैं। और कल की जिस तरह की ये फ्यूरियसली लार्ज अप कैंडल है दोनों इंडाइसेस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो हम अब कॉन्फिडेंस के साथ कि एक नया अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब बाजार में तेजी के ही सौदे ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अब आप कल मानते हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल लो लगा हम लगा चुके हैं, यहाँ से अपसाइड खुलेगा और आप तेज़ी के सौदे ढूंढ रहे हैं। जब तेज़ी का नाम आता है सुशील जी, अब प्राइस डैमेज बहुत जगह हुए हैं। अगर आप सिर्फ एक कैपिटल गुड्स को छोड़ दें तो उसके सिवा प्राइस डैमेज बहुत जगह हुए हैं। दैट मीन्स आपका रिवॉर्ड इस वक्त बाइंग में अच्छा है पूरे बाजार में। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग स्पेस आपके जहन में आता क्या है, जिसको आप सबसे पहले अपनी बाइंग लिस्ट में या फिर सबसे शीर्ष पर रखे हुए हैं इस वक्त? देखिए, सीएनएक्स आईटी इंडेक्स मेरे को लगता है अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में इंडेक्स ऑफ द ईयर हो जाएगा। पीसीआर अगर इस चार्ट को मेरी स्क्रीन से प्रक्षेपित कर पा रहे हैं, तो करीब करीब देखिए 32,900 पर, 33,000 पर जो इंडेक्स है, मुझे इस कल्पना को साथ लेके चलने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि दिवाली के पहले पहले आपको ये निफ्टी आईटी इंडेक्स 41-42 हजार पे नजर आ जाएगी। तो ये सेक्टर ऑफ द ईयर गोइंग फॉरवर्ड या इंडेक्स ऑफ द ईयर, ये हमारा कॉल है। एक भी आईटी का स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको यहां से बेच के परसेंट भी कमाने की जगह दिखती है, सबके सब बॉटम हो गए। ओके, तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। आईटी, जब मैंने सुशील जी से पूछा कि सबसे पहले आपको बेस कहाँ बनता नजर आ रहा है या फिर अपसाइड कहाँ नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे बेस्ट क्या नजर आ रहा है, वो है आईटी। आईटी में दो अगर स्टॉक फ्यूचर्स के नाम आप ले सकें सुशील जी, खैर आप तो कैश पे टिप्पणी करते हैं, वो क्या होंगे जब आप आईटी पे इतना स्ट्रॉन्ग व्यू रखते ही हैं इस प्राइस पे? तो देखिए, दो पूरी की स्टॉक। पूरी निफ्टी आईटी इंडेक्स की पूरी बहुत छोटी इंडेक्स है। इसमें मैं आपको निचोड़ बता दूं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, उसमें हमारी सबसे बड़ी बेट होगी विप्रो पे, जो सीएनएक्स आईटी से भी ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा। इन्फोसिस इन लाइन, और टीसीएस हमें लगता है कि बड़ा ही धोखा दे जाएगा, इसमें 10-12% से ज्यादा की रिटर्न नहीं दिखती। अब आ जाते हैं बचे हुए छोटे स्टॉक्स पे। तो कोफोर्ज आपको याद होगा 7600 के आसपास आप थोड़ा चौंके भी थे जब मैंने कहा कि 35% गिर जाएगा, 2 महीने में गिर गया। अब हमारा कॉल है, यहाँ से कोफोर्ज 35% की सिर्फ रीबाउंड दे रहा है। खाली रीबाउंड में भी यहाँ से 35% बढ़ेगा 5,900 तक। उसके आगे भी हमें लॉन्गर टर्म कोफोर्ज में ज्यादा डिक्लाइंस दिखते हैं, पर एक बार तो कोफोर्ज भी 35% उछल जाएगा। तो छोटे वाले स्टॉक्स में हमारी बेस्ट पिक होगी एम्फेसिस, जो बहुत लंबी चाल दे सकता है। आप साल भर के नजरिए से इसको लीजिए तो 60, 70, 80% कोई भी इसमें बड़ी मूव आ सकती है। बिरला सॉफ्ट भी उस कैटेगरी में ज्वाइन हो सकता है, 1-2 दिन की और जगह है। और इमीडिएट, तुरंत, जो त्वरित लाभ चाहिए, तो टेक महिंद्रा 200 रुपये बढ़ जाएगा, बहुत कंसेंसस टेक महिंद्रा कमाल कर देगा, हमें लगता है 1500 से ज्यादा की तेजी नहीं है। बाद बाकी के आप आईटी के जितने भी छोटे स्टॉक्स हैं, एलटीटीएस, एलटीआईएम, इन सब में हम 35 से 50% तक की ऊपर की जगह देखते हैं, और वो अगले ही कुछ महीनों में हो जानी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आईटी पे बातचीत पूरी हो गई यहाँ पर। अच्छा सुशील जी, एक और चीज़, बीते 2 महीने में हमने दुनिया में एक दूसरा वॉर फ्रंट खुलते हुए देखा, इजराइल ईरान। लेकिन उसके बावजूद क्रूड के प्राइसेस बहुत ऊपर नहीं जा पाए। 80 टू 40, 80 की ट्रेजेक्टरी में क्रूड रहा। अब क्रूड से संबंधित हमारा एक पूरा का पूरा स्पेस भी है ओएमसीज का। क्रूड पर आपका टेक, ओएमसीज पर आपका टेक क्या है इस वक्त? पहले भी बात हुई थी जिस दिन ये ईरान ने ड्रोन भेजे थे, पीसीआर से अनुरोध इस चार्ट को दिखाते रहे।
ये हाईएस्ट प्राइस उस दिन आया था जिस दिन ईरान ने एकदम से हंगामा बोल दिया था ड्रोन्स को लेकर। और जिन लोगों ने क्रूड की रेगुलरली ट्रेडिंग की होगी 20-25 साल में, वो जानते हैं इस पैटर्न को कि जब जब मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा डिसरप्टिव इवेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म स्पाइक और एक पीक बन जाता है। वो सेम बिहेवियर रिपीट हुआ और हमने तब ये बात कही थी कि तेल का तेल निकल जाएगा, इतनी मंदी आएगी तेल में। तो उसके बाद से जो करीब 10% का करेक्शन हो गया है और अब हल्का सा एक रिबाउंड ले रहा है। बाकी की भी जो कमोडिटीज में हमने लॉन्ग टर्म टॉप कॉल किए हैं, बेस मेटल्स में खास करके प्रेशियस मेटल के अलावे, तो वो थोड़ा ज्यादा रिबाउंड दे चुके हैं। और क्रूड थोड़ा सा लगाड़ है, तो 1-2-3 दिन थोड़ा बहुत ये ताकत दिखाने की कोशिश करे। पर अंतोह गत्वा कुछ भी नहीं बदला है चार्ट पे जिससे कि हम अपने इस वाक्य को बदले कि तेल का तेल निकल जाएगा। $62 तक तेल अगर चला गया तो बीपीसीएल का भाव 770-80 हो जाए और साथ साथ एचपीसीएल भी करीब करीब 640-50 चला जाए, तो हमें कोई भी जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। ओके, चलिए। तो हमने आईटी पूरा कर लिया, इंडेक्स पूरा कर लिया, ओएमसीज पूरा कर ली, कमोडिटीज में आई थिंक हमने ये आपका क्रूड भी पूरा कर लिया। एक दो और धड़े हैं सुशील जी। रिलायंस इटसेल्फ एक इंडेक्स है, बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और पिछले 2 दिन से जब निफ्टी में एक पुल बैक आता है उसको स्पॉन्सर करने में सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है हमने। प्राइस डैमेज हालांकि इसमें भी हुआ, रिलायंस में, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इनमें से अगर पिक करना हो तो आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, लेवल्स बताइए जरा। देखिए, जो इस वक्त चारों तरफ माहौल चल रहा है और कोई किसी बात से जस्टिफिकेशन कर रहा है, कोई किसी बात से कर रहा है, चाहे सीटें 400 नहीं आएंगी या 300 आ जाएंगी या 350 आ जाएंगी, सारांश यह आएगा तो मोदी ही। और अगर सारे शेयर बाजार को उसी चीज की चिंता है, तो जो अभी रिलायंस की ये चाल पेंडिंग है, हमने 2200 से जो 3200 की तेजी निकाली थी, तब उसका एक साइडवेज करेक्शन हो गया है। और आज रिलायंस ने भी कल हैमर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर अगर सब कुछ चलेगा अब यहां से, तो रिलायंस क्यों पीछे रहेगा? 3180-3200 की चाल यहाँ पे भी दिखती है। और अडानी इंटरप्राइजेज में एक बार के लिए 3800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकती है। इस पॉइंट पर देखिए 3800 पे। पर अंतोगत्वा अगर ये 3800 को निकाल करके ये भी अगर एक नया हाई मार दे और एक्सेस बना दे, 3800 के ऊपर चला गया, तो 4800 तक की भी चाल आ सकती है। तो रिलायंस और अडानी पीछे नहीं रहेंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जहां पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस हो चुका है, स्टॉक्स लुढ़कते चले गए हैं, वो है सीमेंट। आईटी के बाद हमारा सेकंड बेस्ट सेक्टर ऑफ द ईयर यहां से बचे हुए साल के हिस्से में होगा सीमेंट। और आईटी ही की तरह पहले छोटे स्टॉक्स में वहां बाई ट्रिगर्स आ रहे हैं। शुरुआत हो रही है, जो बैटिंग ओपनिंग हो रही है सीमेंट में, वो रैमको के रिवर्सल से, और उसके बाद डालमिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट से हो रही है। एक एक करके सारे के सारे सीमेंट के भी स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न यहां से दे देंगे। ऐसी सारी चार्ट्स हैं। ओके, तो सीमेंट पे भी आपने बड़ी बात कही। अच्छा, एक स्टॉक सुशील जी, मैं देख रहा हूँ 1320 के प्राइस पे पीवीआर। पीवीआर ये वो स्टॉक है जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से अगर मैं हिस्टोरिकली कंपेयर करूँ तो जून 2021 से लेके अब तक इसी प्राइस पे 1305, 1310, 1320 पे मल्टीपल टाइम आकर अपने कोलैप्स को अरेस्ट करता है, यानी मंदी फीकी पड़ जाती है और तेज़ी आती है। 1319 के प्राइस पर पीवीआर पे आपकी रीडिंग, ये मैं उन क्लास ऑफ स्टॉक्स में जा रहा हूँ जो कि ओवरसोल्ड है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड। आपका पीवीआर पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, पीवीआर के फंडामेंटल्स को देख के लोग कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर वो फंडामेंटल्स वैसे ही हैं। और एक सर्टेन रेसिडुअल वैल्यू होती है जो खाली अर्निंग्स पर ड्राइव नहीं होती है। तो ये जो चाल आई थी 23 मई 2023 से, और उस वक्त भी अपनी ये वार्ता हुई थी, ये 1300 से जो 1900 की चाल जो बनी थी, करीब करीब उसी तरह की सीधी लकीर की एक चाल की संभावना यहां से बनती है, जिसका पहला चरण कल से शायद शुरू हो गया हो। आज रिजल्ट है, उसको देखते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 1900 की बात करूं, और मेरा अनुमान है 1900 पे चलकर ऐसे वातावरण बन जाएंगे इसका भाव फाइनली 2300 तक का भी जस्टिफाइड हो जाएगा। इस पे मैं बहुत क्विकली पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सारी बातें आज तेजी की हो रही है, तो सब कुछ बढ़ेगा, फिर भी इंडेक्स निफ्टी की एक अपनी सीमा है। तो मैं दो बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज रख के जाना चाहता हूं। बैंक निफ्टी मुझे 50,500 के ऊपर की तेजी नहीं लगती है, चाहे निफ्टी कितना ही आगे बढ़ जाए। अब बैंक्स का एक टॉप आ रहा है, खाली बैंक्स का नहीं, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स है, चाहे वो एएमसीज हो, ब्रोकरेजेस हो,
हमने लास्ट ईयर काफी आपके साथ इसमें तेजी की बातें करी और बड़े रिटर्न्स मरे हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स में, एएमसीज में, वो सब टॉप आउट हो चुके हैं। एक आध कोई स्टॉक बचा हो तो ठीक है। तो आपकी जितनी भी एनबीएफसी है उसमें जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, मुथूट और मन्नापुरम, वो तो अपने 4 साल के पुराने हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाए। गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी तेजी हो गई, इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी हो गई, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म कोई परेशानी दिखा रही हो चार्ट्स। और जैसे ये आउट ऑफ फेवर होगा अगले 6 महीने में फाइनेंशियल्स का स्पेस, उसमें चार्ट्स के अनुमान से मैं ये कह सकता हूँ मुथूट और मन्नापुरम में बहुत डीप डैमेज आने वाली है। वही है अभी चार्ट्स। तो पोर्टफोलियोज को जो चीज बहुत पॉपुलर हो चुकी है, चल चुकी है, जहां बहुत ज्यादा कंफर्ट है, अब मुनाफा वहां से खाइए और ये सीमेंट, आईटी और जो रोटेट हो रहे हैं सेक्टर्स, उनकी तरफ ध्यान दे। तो मुझे लगता है निवेशकों की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंप्रूव होगी और ओवरऑल रिटर्न्स बहुत इनहांस हो जाएगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।